मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी आपको देंगे। टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो विदेश में भी अपनी संपत्ति छुपा कर रखते हैं। काला धन उस इनकम को कहा जा सकता है जिसमें टैक्स की देनदारी बनती है, लेकिन उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। और ये भी कहा जा सकता है कि एक इनकम टैक्स को छुपाने का प्रयास किया जाता है और ये कई तरीकों से किया जा सकता है। वहीं ज्यादातर विदेश में छिपाई गई संपत्ति के लिए ब्लैक मनी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काले धन पर साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस पर एक कानून बनाया था। इस कानून में काले धन पर जांच प्रक्रिया की नई संरचना तैयार की गई है और इसके साथ ही प्राथमिकता के आधार पर विदेशों में जमा काले धन या अघोषित विदेशी संपत्तियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। और इस कानून में सजा का प्रावधान भी ज्यादा है और कार्रवाई करने को लेकर भी कड़े नियम हैं। ब्लैक मनी कानून 2015 में विदेश में काला धन छुपाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। टैक्स चोरी करने वालों पर 300% जुर्माना लगता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी और काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी आज विस्तार से देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समयार जी। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको काला धन से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से विषय की जानकारी आपको दे देते हैं। काला धन से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे और इस पर आप अगर कोई भी राय लेना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, किसी भी तरह का समाधान चाहते हैं इस विषय से जुड़ा हुआ, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपकी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स आपको एक बार बता देते हैं, 01206127 और दूसरा नंबर है 01206127 इन दो नंबर्स पर आप कॉल करके आज के इस विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो जिसका समाधान आप पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजीव जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि कानून में काला धन को कैसे परिभाषित किया गया है। अगर कोई संपत्ति या आय टैक्स के दायरे में नहीं भी आता हो तब भी क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होगा? काला धन जो होता है वो अनअकाउंटेड मनी है। वो अनअकाउंटेड मनी है जो मनी से व्यक्ति को या कंपनी को या जो दूसरों भी उसको टैक्स देना है जी। और जब उसको सेव करने टैक्स को सेव करने के लिए वो अनअकाउंटेड मनी अनस्पेंड मनी जो रहती है उसको काला धन कहते हैं। अब फिर बात यह है कि काला धन जो है उसके कई सोर्सेस हैं कि काला धन है क्या और उसके सोर्सेस क्या है। काला धन का लीगल भी सोर्सेस है और इलीगल भी सोर्सेस। और जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल उसकी जो इनकम है वो इनकम को वो शो कर रहा है। कुछ इनकम जो कैश में आ रहे हैं उसको वो शो नहीं कर रहा अपनी इनकम टैक्स में। तो वो जो अनअकाउंटेड जो जिस इनकम से उसने टैक्स नहीं दिया वो इनकम जो है वो काला धन हो जाएगा। उसी तरह जैसे कि कोई दुकानदारी चल रही है या कोई शॉप चल रहा है तो शॉप से जो रसीद से जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन जो है वो सफेद धन कर सकते हैं। और जो अनअकाउंटेड मनी है जिसमें कि कुछ आप ना तो रसीद देते हैं ना कुछ देते हैं वो सारी चीज जो है वो काला धन हो जाती है। तो ये काला धन का स्रोत है। और समटाइम क्या होता है कि जैसे आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसको अंडर वैल्यू करके आप परचेज करते हैं और द सेक ऑफ के स्टाम्प ड्यूटी हम सेव कर लेते हैं। जब अंडर वैल्यू करते हैं तो जो प्रॉपर वैल्यू होती है जिसको आप पेड करते हैं है ना, वो जिस पे टैक्स देते हैं वो तो सफेद हो जाती है और जिससे आप टैक्स नहीं दे रहे हैं वो काला धन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो काला धन को किस तरह से समझा जा सकता है। राजीव जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई संपत्ति या आय टैक्स के दायरे में नहीं भी आता हो क्या तब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है? इनकम टैक्स रिटर्न जो है
उस भरने के लिए स्लैब है कि आपकी इनकम अगर इतने तक आ रही है तो आप उसको इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं और यू हैव टू पे द इनकम टैक्स। लेकिन आपका स्लैब उससे ज्यादा है, कम है, तो आप इनकम टैक्स नहीं भी भरते, मैंडेटरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स भरिए। और इसके लिए कोई कानूनी बाढ़ नहीं है कि आप इनकम टैक्स उस चीज को ले। जैसे कि 2.5 लाख की है लिमिट है, 2.5 लाख के लिमिट के नीचे की अगर किसी की इनकम शो हो रही है और तो वो उसको इनकम टैक्स भरना उसके लिए कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर उससे ऊपर की इनकम है तो उसके लिए कानूनी बाध्यता है। ऑल्दो उसमें टैक्स नहीं भी देता है कि एग्जम्पशन के कुछ हेड होते हैं। जब आप इनकम टैक्स आपके उस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपके एग्जम्पशन के कुछ हेड होते हैं, उस हेड से भी आप एग्जम्पशन लेते हैं। तो आप उस हेड से एग्जम्पशन से लेके आप इनकम टैक्स नहीं भी पे कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर उस हेड में आप फॉल करते हैं तो इनकम टैक्स के लिए क्या है कि ये नेसेसरी नहीं है कि वो व्यक्ति जिसका कि इनकम उस स्लैब से नीचे है उसके लिए इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी हम कई बार देखते हैं ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट छापा मारते हुए नजर आता है, कई तरीके के सामान हो गए, दस्तावेज हो गए, उन्हें जब्त करता नजर आता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आईटी डिपार्टमेंट कब छापा मार सकता है, इसके कुछ कायदे कानून नियम भी होते होंगे जिसके दौरान छापा मारा जाता होगा, और अगर जिसके घर पर छापा पड़ रहा है उसके क्या कुछ हक होते हैं इस पूरे छापे के दौरान? ये आईटी का जो छापा होता है इसकी एक प्रोसेस ये है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इनपुट आती है कि इस व्यक्ति को आय से ज्यादा इनकम है और वो इनकम से जो उसने पेमेंट नहीं करी है, तो वो इनपुट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंटरनल इंक्वायरी करती है। इंटरनल इंक्वायरी से ये मानती है कि ये जो है यहाँ इनकम टैक्स जो है इन्होंने पे नहीं किया इससे ज्यादा के लिए। तो ये सारी चीज को जब वो एसेस करती है तो फिर एक वारंट ऑफ ऑथराइजेशन इशू करती है। वारंट ऑफ ऑथराइजेशन जो होती है कि जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कहीं पर सर्च के लिए, है ना, उसी तरह के इनकम टैक्स में एक्ट में ये प्रोविजन वारंट ऑफ ऑथराइजेशन इशू करते हैं। वो वारंट ऑफ ऑथराइजेशन से लेके उसकी टीम इनकम टैक्स में जाती है, उस प्रीमाइसेस में जाती है। जब उस प्रीमाइसेस में आप उसकी टीम जाती है तो अब उसके भी प्रोटोकॉल हैं कि इनकम टैक्स की जो टीम जाती है कहीं छापा मारने के लिए, वो एक सेट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि जब आप किसी के प्रीमाइसेस में छापा मारने जा रहे हैं, है ना, तो आप जो है तो जो प्रीमाइसेस में व्यक्ति रह रहा है उस प्रीमाइसेस के व्यक्ति को आप कहेंगे कि ये मेरे पास वारंट ऑफ ऑथराइजेशन है और हम आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा मारने आएंगे। तो दैट हैज टू बी शोन टू द पर्सन जिसके घर में आप छापा मारने जा रहे हैं, और उसके पास ये पावर है कि तो वो देखे कि ये ऑथराइज पर्सन है, तब आपको उसको एक्सेस देते आपके घर के अंदर आने के लिए। उसके बाद आप जब घर के अंदर एक्सेस करते हैं तो उस व्यक्ति के जिसके घर में आप छापा मारने जा रहे हैं उसकी ये राइट बनती है कि वो आपको सर्च करे कि आप कुछ जाके वहां को रख ले रहे हैं। दे विल सर्च इट, वो सर्च करके देखेगा कि जो व्यक्ति आपके यहाँ छापा मारने आया है ना, तो वो व्यक्ति कुछ इस तरह का वो देख सकता है, उसके पास ये राइट है। उसके बाद एक प्रोटोकॉल है कि आप छापा मारने गए तो आप छापा जब मारते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि ये संपत्ति है जी और ये है, ये संपत्ति का आपने, ये आपके पास जो संपत्ति है इसका जो है आपने इनकम टैक्स पे किया है। बिल्कुल। जो भी संपत्ति है, मान लिया जो भी एक चीज दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरे पास ज्वेलरी है, सोना है ना, आप सोना परचेज किया उसकी तो रसीद है आपके पास, आपने उसके टैक्स पे किया इसमें, अगर टैक्स पे किया है तो दैट जो संपत्ति है जो आर्टिकल्स है उसको सीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद जो संपत्ति जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि इस पे टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, तब उसको संपत्ति को, उस आर्टिकल्स को
वो ऑफिसर जो है वो सीज करेगा। बिल्कुल। तो ये सारी प्रोसेस इन द मीन टाइम क्या होती है कि जब आप सर्च करने कोई ऑफिसर जाता है तो वो ऑफिसर डे टू डे लाइफ में उस व्यक्ति को जैसे पूजा करना हुआ, उसके खान पीन में ये वो सारी चीज प्रोटोकॉल को ध्यान रखना, वहाँ पे वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। बच्चे की स्कूलिंग जानी है तो स्कूल जाने से बच्चे को रोकना, हाँ, लेकिन अगर वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के यहाँ उस व्यक्ति के यहाँ के आदमी अगर और किसी वर्ग से जाना चाहते हैं तो उसको रोक सकता है, उसके फोन को सीज कर सकता है, उसके मूवमेंट को रोक सकता है, बट बहुत सारी चीजें हैं जिस चीजें को उसको रोक सकता है। जी बिल्कुल राजीव जी, जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने बताया कि छापे मारने के क्या कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, अगर आपसे जानना चाहें कि सीआरपीसी 100 के तहत क्या नियम कायदे कानून है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सीआरपीसी 100 जो है वो एक सर्च की राइट देती है। वो सर्च की राइट ये देती है कि आप लोग किसी के घर में सर्च करने के लिए जाते हैं तो आपके पास वारंट होनी चाहिए। वारंट पे आप सर्च करते हैं और उस वारंट के सर्च के बाद आपकी प्रोटोकॉल है कि आप अगर कोई सीज आइटम करते हैं तो वो सीज आइटम की इन्वेंट्री तैयार करेंगे और वो इन्वेंट्री जो तैयार करेंगे वो इन्वेंट्री को जो है वो साइन करवाएंगे। दो जो है तो वहाँ पे उस लोकेलिटी के जो डिग्निटरीज होते हैं जिसको उससे दो एक पंचनामा के तौर पे हो, पंचनामा तैयार करवाएंगे आप जी। और ये पंचनामा तैयार होगी जो आर्टिकल्स को सीज करा है, जो आर्टिकल्स पे पेमेंट हो चुकी है, जिस आर्टिकल्स पे कि इनकम टैक्स आपने दे दिया है उस आर्टिकल्स को आप टच नहीं करेंगे, उसको सीज नहीं करेंगे। जिस आर्टिकल्स पे आपने इनकम टैक्स नहीं दिया उस आर्टिकल्स को आप सीज करेंगे, इन्वेंट्री बनाएंगे, उस इन्वेंट्री बना के आप उसको लेके आएंगे। तो ये सारी प्रोसीजर है, ये सारी प्रोसीजर 100 सीआरपीसी में जिस तरह से हम वारंट ऑफ अटैचमेंट लेके जाते हैं, वारंट ऑफ सर्च लेके जाते हैं, उसी तरह इसमें एक वारंट की प्रोसीजर है, वारंट ऑफ ऑथराइजेशन लेके हम जाते हैं और वहाँ पर सर्च एंड सीजर करते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर जुडिशियली नॉर्म, ये भी एक जुडिशियल नॉर्म है, जिस जुडिशियल नॉर्म पे हम इसको वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। बिल्कुल राजीव जी, कई और सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए जो हम आपसे आगे से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ राजीव सेमियार जी जुड़े हुए हैं जो आपको इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है और आप इस पर कुछ समाधान चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके कानूनी राय हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर ले सकते हैं। राजीव जी, अभी जिस तरह से संपत्ति की जब्ती से जुड़े कानून या फिर छापे मारने से जुड़े हुए कानून आपने हमारे दर्शकों को बताए, बहुत बेहतर तरीके से बताए, उन्हें समझ में आए होंगे। ब्लैक मनी कानून के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो ब्लैक मनी कानून है वो विदेश में काला धन छुपाने या फिर गलत जानकारी देने के लिए या फिर टैक्स ना देने पर सजा और जुर्माने के क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं? 2015 में ब्लैक मनी कानून आई जी। ये ब्लैक मनी कानून जो आई वो रेसिडेंट इंडियन के लिए आई। जो रेसिडेंट इंडियन है उनका जो इनकम है जो आउटसाइड इंडिया से आ रही है ना, उसके लिए जो उनकी संपत्ति बाहर है, विदेश में है और विदेश की संपत्ति से वो इनकम ले रहे हैं, या विदेश में संपत्ति हो या विदेश में बिजनेस हो, तो वो सारी चीज को जब हम यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हमको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि बाहर से मेरी क्या इनकम है और हेड होती है तो आउटसाइड से मेरी इंफॉर्मेशन इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, इस प्रोफेशन से इनकम क्या है, वो सारी चीज। वो हेड को जब हम कंसीलमेंट करते हैं, वो छिपाते हैं, तो उस हेड के कंसीलमेंट के लिए वो छिपाने की जो लीगलिटी है वो इलीगलिटी लीगलिटी दोनों की जो जानकारी वो एक जो है वो ब्लैक मनी एक्ट से है। और उस ब्लैक मनी एक्ट में अगर आप छिपाते हैं तो आप जो है इलीगल वर्क करते हैं, इलीगलिटी करते हैं, इलीगलिटी करते हैं तो आप पे पेनल्टी इम्पोज होती है, पेनल्टी इम्पोज होती है और आप पे जो है सो प्रोसिक्यूशन होती है। जब प्रोसिक्यूशन होती है तो आपकी जो है आपको सजा होती है, व्यक्ति की सजा होती है।
तो ये सारे चीज जो है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर है। बिल्कुल। राजीव जी, विदेश संपत्ति के खुलासे पर क्या कुछ प्रावधान है? अगर विदेश की संपत्ति का खुलासा होता है तो क्या कुछ सजा, क्या कुछ प्रावधान, क्या कुछ नियम कायदे कानून? इसमें ब्लैक मनी में विदेश की संपत्ति के खुलासे का ये जब डिस्क्लोजर आती है कि ब्लैक संपत्ति विदेश से वहां से इनकम में आ रही है, तो इसकी सबसे खूबसूरती क्या है कि यहाँ लिमिटेशन नहीं है जी। अगर ये खुल गई सारी चीज तो सरकार कभी भी उस पे एक्ट अपॉन कर सकती है। तो एक लिमिटेशन जो होती है कि उसके बाद इसके एक ब्लॉक पीरियड होती है, तब फिर आपकी असेसमेंट पीरियड नहीं रह जाती है। एक ब्लॉक पीरियड होती है जो 3 साल की ब्लॉक पीरियड होती है, तो वो 3 साल की ब्लॉक पीरियड की असेसमेंट होती है। और उस असेसमेंट में जो आपने पैसे छुपाए और आपने जिस पे टैक्स नहीं दिए, उस टैक्स पे पेनाल्टी होगी। उस पेनाल्टी का जो है, और वो छुपाने का इंटेंशन या तो कंसीलमेंट या तो आप तो जानबूझ के छुपाए या आप उस चीज को जो है तो मिस कर गए। तो 2 चीज होती है। सम टाइम आप उसको मिस कर गए, सम टाइम आप उसको इंटेंशनली जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किए, तो वो सारी चीज देखती है और उससे प्रोसिक्यूशन होती है और प्रोसिक्यूशन के अनुसार उसकी पनिशमेंट होती है। जी बिल्कुल। राजीव जी, सबूत की खोज और सबूत की पेशी पर जो अधिकारी होते हैं उनकी क्या कुछ शक्तियां होती हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। सबूत की खोज और सबूत की पेशी ये असेसमेंट के ऑफिसर जो होती है, जो ट्रेन होती है, वो जब कहीं से इनपुट आती है कि ये इनकी आय से ज्यादा का इनकम है, उस इनपुट को देख के वो इंक्वायरी करती है। उसको कहते हैं कि आप उसकी एक जानकारी लेती है, वो असेसिंग ऑफिसर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो टैक्स पेयर था, इसकी आय से ज्यादा की इनकम और ये पेमेंट नहीं करी, तो उसकी खोज के लिए वो सारी चीज इंटरनल इंक्वायरी होती है जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर करते हैं। उसके बाद ये इनकम टैक्स कमिश्नर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, वहां से फिर वारंट होती है, वारंट ऑफ ऑपरेशन। सब सबूत की खोज के लिए हम रेड करते हैं और सबूत का उसको और जब्ती करते हैं। ये सारी प्रोसीजर है। सबूत के पहले हमने उस चीज को इनपुट पे इंक्वायरी करी, इंक्वायरी पे अगर हम इनकम टैक्स ये सेटिस्फाइड हो गया कि यहाँ पे इन्होंने जो है टैक्स चोरी करी है, टैक्स पेमेंट नहीं करी, इनके पास आय से ज्यादा इनकम है, तो फिर वो उसके बाद वो आगे की प्रोसीजर होती है जो कि जुडिशियल और एक्जीक्यूटिव पावर जो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास आते हैं, उससे वो परमिशन लेते हैं, फिर उससे रेड होती है और रेड एट ए टाइम सारे जगह होते हैं जो उसके कंसर्न होते हैं, तो दैट की सारे चीज को छुपाया ना जा सके, उसको डिस्क्लोज किया जा सके, उसको सील किया जा सके, उसको कॉन्फिस्केट किया जा सके, ये सारी चीजें। बिल्कुल राजीव जी, कर अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही का दर्जा दिया गया है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। जब आप कर नहीं देते हैं तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये सारी चीजें होती है। असेसिंग ऑफिसर जो है सेक्शन 10 की एक नोटिस होती है, वो किसी भी जो करदाता को भेजती है कि भाई आप जो है ना, तो आपने टैक्स नहीं दिया जी। और वो असेसिंग ऑफिसर जब वो नोटिस देती है तो टैक्स पेयर उसके पास जाते हैं, टैक्स पेयर उसको बताते हैं कि जी मैंने इसको दिया और डिस्क्लोज करते हैं। अगर उस पे वो असेसिंग ऑफिसर जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो ऑर्डर पास करता है जी। वो जब ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, वो रिवीजन में चैलेंज करते हैं। वो जब ऑर्डर जब चैलेंज करते हैं आप इनकम टैक्स कमिश्नर, तो इनकम टैक्स कमिश्नर जो है उसको रिविजनरी पावर है, वो उसको देखती है कि क्या है, सही है, गलत है। यहाँ पर एविडेंस भी लेट करने की राइट आप ले सकते हैं कि हम एविडेंस लेट करके आपको बता सकते हैं कि ये सही है, हमने कोई टैक्स चोरी नहीं करे। वो इनकम टैक्स कमिश्नर उसको सारे चीज को देखती है। अगर उसको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर जो है वो तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो सेटिस्फाइड करता है, अगर उसको अपहोल्ड करना चाहते हैं तो अपहोल्ड करते हैं। व्यक्ति के पास फिर उसके बाद राइट है, वो जो करदाता है उसके पास ये राइट है कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑर्डर को ITAT के पास आते हैं, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके पास एक 60 डेज का टाइम होता है, वो 60 डेज के टाइम में
ITAT के पास जाते हैं। ITAT जो है फिर उसको एडजुडिकेट करती है। ITAT जब एडजुडिकेट करती है तो वो इनकम टैक्स कमीशन के ऑर्डर को एडजुडिकेट करती है। एडजुडिकेट से अगर वो उसको लगता है कि ये ऑर्डर अगर इट इज करेक्ट तो उसको अपहोल्ड करती है, डिसाइड करती है। उसके बाद भी व्यक्ति के पास राइट है क्योंकि वो हाईकोर्ट जा सकती है सेकेंड अपील में। वो सेकेंड अपील में हाईकोर्ट तभी जाती है बेसिकली, और हाईकोर्ट तभी उसको एडमिट करती है जब वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होती है, फैक्ट से नहीं होती। वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होती है तो हाईकोर्ट उसको देखती है। हाईकोर्ट के पास के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। जिस जुडिशियल प्रोसेस से एक करदाता जा सकता है, उसी जुडिशियल प्रोसेस से एक इनकम टैक्स भी जा सकती है। अगर इनकम टैक्स को लगता है कि अगर इनकम टैक्स के अगेंस्ट वो ऑर्डर चले गए, इनकम टैक्स कमिश्नर ये फील कर रहा है कि ये ऑर्डर करेक्ट था और ये ऑर्डर जो है सेटिस्फाइड होगी, तो इनकम टैक्स कमिश्नर जा सकता है। लेकिन उसके पास थोड़ी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि उसके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट होती है कि जो टैक्स पेयर जैसे 20 लाख रुपए की कम से कम होनी चाहिए टैक्स पेयर बनी, तो वो ITAT में जाएगी। 50 लाख की टैक्स पेयर अमाउंट तो रेफरेंस में जाएगी। तो वो उसके पास एक ये चीज होती है जो टैक्स पेयर के पास नहीं होते। टैक्स पेयर तो जा सकती है, लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर के पास तो ये एक लाइनिंग होती है कि जिसको उसको फॉलो अप करना पड़ता है। तो इस तरह से जुडिशियल प्रोसेस है जिस जुडिशियल प्रोसेस से फेस करनी होती है, चाहे अदरली ऑर्डर इनकम टैक्स में कमिश्नर उसको फेस करे या जो टैक्स पेयर है वो फेस करेगी। इस जुडिशियल प्रोसेस। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने काले धन से जुड़ी हुई जो कानूनी जानकारी थी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि आयकर विभाग कब छापा मार सकता है, इसके नियम कायदे कानून क्या है, किस तरह से संपत्ति को जब्त करने के क्या कुछ कानून है, बहुत बेहतर तरीके से आपने इस विषय को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। और अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।